अब सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम विदेशी आक्रमण का अध्ययन कर रहे हैं भारत पर, प्राचीन भारत पर या प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। और इससे पहले हमने ईरानी आक्रमण का अध्ययन किया है। ईरानी आक्रमण की यदि हम बात करें, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ईरानी आक्रमण की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम जो सफल आक्रमणकारी था उनका नाम था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। लेकिन उससे पहले साइरस द्वितीय के द्वारा हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन उसका जो भारत पर आक्रमण है वो आक्रमण असफल रहा था। प्लिनी ने भी इसका उल्लेख किया, उसने कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन पहला ईरानी शासक जिसका सफल आक्रमण हुआ उसका नाम था दारा प्रथम, जिसका वर्णन हेरोडोटस भी करता है। हेरोडोटस जो विश्व इतिहास के जनक है, हेरोडोटस ने भी उल्लेख किया है कि उसने भारत पर आक्रमण किया था, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, गांधार, कंबोज, सिंध प्रांत को जीत करके अपने साम्राज्य का 20वां हिस्सा बनाया और यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं यानी राजस्व का 1/3 भाग, 1/3 भाग हिस्से के रूप में या राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। उसके बाद जरक्सस का अध्ययन किया। जरक्सस पहला विदेशी शासक था जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, इसका भी हमने अध्ययन किया था। और हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती वस्त्रों से प्रभावित था, सूती वस्त्रों का उल्लेख किया है। इसके पश्चात दारा तृतीय को सिकंदर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है 331 ईसा पूर्व में, और भारत से ईरानी साम्राज्य या ईरानी आधिपत्य से मुक्ति दिलाई जाती है, मुक्त कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण। हमें 2 आक्रमण पढ़ने हैं विदेशी आक्रमण में। ईरानी आक्रमण का हम अध्ययन कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर होगा यूनानी आक्रमण, और यूनानी आक्रमण में भी इसका जो नेतृत्व करता होगा वो होगा सिकंदर महान, सिकंदर महान। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में जो दूसरा आपका बिंदु है, दूसरा बिंदु वो है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण का नेतृत्व करता कौन होगा? सिकंदर। नेतृत्व किसने किया था? सिकंदर। सेम वही कंडीशन थी, पश्चिमोत्तर भारत अनेक जनपद, गणतंत्र आदि में विभक्त था, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इनका आपसी संघर्ष ही इनके पतन का कारण बनेगा। भारतीय लोग यूनान से प्राचीन काल से ही परिचित थे। आइए हम बिंदुओं के आधार पर यानी एक 0 लेवल से प्रारंभ करते हैं और सिकंदर की जो गतिविधियां हैं उन संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। तो यूनानी आक्रमण की यदि हम बात करें, भारतीय लोग प्राचीन काल से ही यूनान से परिचित थे। भारतीय लोग प्राचीन काल से ही यूनान से परिचित थे और इस समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक जनपद, राजतंत्र व गणतंत्रों में बटा हुआ था। इस समय जो पश्चिमोत्तर भारत है वो अनेक, ये जो पश्चिमोत्तर भारत है ये अनेक जनपद, राजतंत्र और गणतंत्रों में बटा हुआ था। इसके पश्चात पारस्परिक
संघर्ष ही इनके पतन का कारण बना। इनका जो पारस्परिक संघर्ष है वो ही इनके पतन का कारण बनेगा। हम आगे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसके पश्चात देखिए, ये जो यूनानी आक्रमण है, यूनानी आक्रमण का नेतृत्व करता यूनानी आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? सिकंदर। भारत पर यूनानी आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिकंदर के द्वारा किया गया। तो सिकंदर का जो आक्रमण है, सिकंदर का आक्रमण भारत पर दूसरा विदेशी, क्योंकि पहला विदेशी दारा फर्स्ट के द्वारा किया गया था, दूसरा विदेशी तथा प्रथम सफल यूरोपीय अथवा यूनानी आक्रमण था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण तो किसने किया था? दारा प्रथम ने, जो ईरान का शासक था। और पहला यूरोपीय या यूनानी सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सिकंदर के द्वारा किया गया। तो पहले हम सिकंदर के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद भारत पर जो आक्रमण किए गए उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम सिकंदर के जीवन परिचय की बात करें। सिकंदर देखिए, इनका जन्म 356 BC में हुआ। जन्म कब हुआ? 356 BC में। इसके पश्चात इनके पिता का नाम फिलिप सेकंड, पिता का नाम क्या है? फिलिप सेकंड। याद रखना है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकंड। और ये जो फिलिप सेकंड है, ये मैसोडोनिया अथवा मकदूनिया का शासक था। ये मैसोडोनिया अथवा मकदूनिया का शासक था। ये जो मैसोडोनिया है ये ग्रीक अथवा यूनान का ही हिस्सा था। ग्रीक अथवा यूनान का हिस्सा। मैसोडोनिया या जो मकदूनिया है वो ग्रीक या यूनान साम्राज्य का एक हिस्सा था। इसके पश्चात देखिए, इनकी माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। माता का नाम क्या है? ओलंपिया। और इनके गुरु का नाम था अरस्तु। इनके गुरु का नाम अरस्तु। और इनकी प्रसिद्ध रचना द पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द पॉलिटिक्स। तो पिता का नाम फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपिया, गुरु का नाम अरस्तु, और अरस्तु की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? द पॉलिटिक्स। इनके बचपन का नाम, सिकंदर के बचपन का नाम अलेक्जेंडर थर्ड था। इनके बचपन का नाम था अलेक्जेंडर थर्ड।
याद रखना है, सिकंदर के बचपन का नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड। इसके पश्चात ये 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में शासक बना। बीस वर्ष की आयु में शासक बना। अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अभी भारत पर आक्रमण कब करेगा वो बाद की बात है। 336 BC में 20 वर्ष की आयु में शासक बना। इसके पश्चात 326 BC में इसने भारत पर आक्रमण किया और 323 BC में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। मस्तिष्क ज्वर के कारण इनका देहांत हुआ था, बुखार के कारण। मस्तिष्क ज्वर के कारण सिकंदर का देहांत हुआ। दोस्तों आपको 3 लाइनें और याद रखनी है, देखिए। नोट नंबर 1, इनका जो जन्म है वो यूरोप महाद्वीप, जन्म मकदूनिया। तो जन्म तो कहाँ हुआ इनका? यूरोप महाद्वीप में। नंबर 2, इनकी मृत्यु एशिया महाद्वीप, बेबीलोन इराक में है। बेबीलोन कहाँ है? इराक में। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। अफ्रीका, सिकंदरिया। एक बार पुनः देखिए, हम भारत पर यूनानी आक्रमण का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारतीय लोग प्राचीन काल से ही यूनान से परिचित थे। इस समय जो पश्चिमोत्तर भारत वो अनेक जनपद, राजतंत्र और गणतंत्रों में बटा हुआ था। पारस्परिक संघर्ष ही इनके पतन का कारण बनेगा। आपस में जो संघर्ष करते थे वही इनके पतन का कारण बना। और इस यूनानी आक्रमण का नेतृत्व करता कौन है? सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण भारत पर दूसरा विदेशी, क्योंकि पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? दारा प्रथम। इसका संबंध कहाँ से था? ईरान से। दूसरा विदेशी तथा प्रथम यूरोपीय या यूनानी आक्रमण था। प्रथम यूरोपीय या यूनानी आक्रमण था। हम बात कर रहे हैं किसकी? सिकंदर की। जन्म 356 BC। पिता का नाम फिलिप सेकंड। ये मैसेडोनिया अथवा मकदूनिया का शासक था। मैसेडोनिया ग्रीक या यूनान का एक हिस्सा है। माता का नाम ओलंपिया, गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द पॉलिटिक्स। इनके बचपन का नाम, सिकंदर के बचपन का नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड। 336 BC। केवल सामान्य परिचय है, अभी हम इनकी घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। 336 BC में 20 वर्ष की आयु में शासक बना। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व यानी 33 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। 33 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। इनका जन्म यूरोप महाद्वीप में, मृत्यु एशिया महाद्वीप में और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ या सिकंदर के कहाँ कहाँ आक्रमण हुए
किन किन के साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ा उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सिकंदर के जो बचपन का नाम था अलेक्जेंडर थर्ड, और इसने ईरान के शासक दारा थर्ड को 331 ईसा पूर्व में गोगामेला के युद्ध में पराजित करके सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी। तो आइए अब हम भारत पर इसके जो आक्रमण हैं उनकी चर्चा करते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। हमें सीधा झेलम का या वितस्ता का युद्ध नहीं पढ़ना है, हाइडेस्पीज का युद्ध नहीं पढ़ना है। उससे पहले की जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन कीजिए। उसके बाद हम पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ जो युद्ध होगा उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिकंदर ने तीन 331 ईसा पूर्व में गोगामेला अथवा आरबेला गोगामेला अथवा आरबेला के युद्ध में दारा थर्ड को पराजित करके सिकंदर महान की उपाधि धारण की। तो इनके बचपन का नाम अलेक्जेंडर थर्ड था। 20 वर्ष के आयु में शासक बन गए थे, केवल 20 वर्ष के आयु में शासक बने और 33 वर्ष के आयु में इनका देहांत हो गया। तो सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में गोगामेला अथवा आरबेला के युद्ध में दारा थर्ड, इसका संबंध कहाँ से है? ईरान से। इसका संबंध कहाँ से था? ईरान से। और इसे पराजित करके इसने सिकंदर महान की उपाधि धारण की। अब देखिए इसका विजय अभियान, देखिए कहाँ कहाँ अधिकार किया, उसके बाद ये भारत पर आक्रमण करेगा। तो इसने एशिया माइनर, सीरिया व मिस्र पर अधिकार कर लिया। एशिया माइनर ये तुर्की का हिस्सा है, सीरिया व मिस्र को जीता। ये जो क्षेत्र हैं ये ईरानी साम्राज्य का ही हिस्सा था, ये ध्यान रखना है, ईरानी साम्राज्य का हिस्सा था। ईरानी साम्राज्य का ही क्या था? ये हिस्सा था। तो सिकंदर ने 331 में यहाँ इसको पराजित किया। उसके बाद एशिया माइनर यानी तुर्की, सीरिया व मिस्र को जीता। ये जो क्षेत्र है एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र वाला जो क्षेत्र है ये किसका हिस्सा था? ईरानी साम्राज्य का या हखामनी साम्राज्य का ये हिस्सा था। इसके बाद देखिए सिकंदर ने बैक्ट्रिया या बल्ख को जीता। इसके बाद सिकंदर ने किस पर अधिकार किया? बैक्ट्रिया, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है? बल्ख, यहां अधिकार किया। अफगानिस्तान पर अधिकार किया। हम सीरियल से बात कर रहे हैं कि भारत पर आक्रमण कैसे हुआ। अफगानिस्तान पर अधिकार किया और उसके बाद ये बल्ख से काबुल के मुख्य मार्ग से
बल्ख से काबुल के मुख्य मार्ग से होते हुए खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत को पार किया। हिंदू कुश पर्वत को पार किया। तो एक बार पुनः देखिए, 331 ईसा पूर्व में गोगा मेला अथवा आरबेला के युद्ध में दारा थड़ को पराजित कर देते हैं, सिकंदर महान की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र को जीता, जो ईरानी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद सिकंदर ने बैक्ट्रिया अथवा बल्ख को जीता, अफगानिस्तान पर अधिकार किया। बल्ख से काबुल के मुख्य मार्ग से होते हुए खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत को पार किया, हिंदू कुश पर्वत को पार कर लिया। इसके पश्चात देखिए, अभी भारत में आक्रमण की योजना बना रहा है, भारत पर आक्रमण करेगा। सिंधु और झेलम का जो क्षेत्र है, यहाँ का शासक कौन था? आम्भी अथवा आम्भी। सिंधु और झेलम का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी और झेलम नदी का जो क्षेत्र है, वो किसके अधीन था? आम्भी अथवा आम्भी के अधीन। एक ही बात है। झेलम और चिनाब, झेलम व चिनाब नदी का क्षेत्र किसके अधीन था? पोरस के अधीन था। ये क्षेत्र किसके अधीन था? पोरस के अधीन था। तो ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ दोनों में अंतर दिखाई देगा, ये युद्ध करेगा, वो अधीनता स्वीकार करेगा, संधि करेगा। तो आपको याद रखना है आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही कहा जाता है। नोट, आम्भी व एक शासक और है जिसका नाम था शशिगुप्त ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये हिंदू कुश पर्वत से संबंधित था, हिंदू कुश पर्वत से संबंधित था। तो नंबर 1 ही हो जाएगा। आम्भी और शशिगुप्त ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। नंबर 2, आम्भी को भारत का प्रथम देशद्रोही शासक माना जाता है और ये आम्भी तक्षशिला का शासक था। आम्भी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। आम्भी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। तो आम्भी ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला, ये भी लाइन लिख सकते हैं अपन। नंबर 4, आम्भी ने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की, सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की। तो ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इन दोनों ने सिकंदर का साथ दिया। अन्य राजा भी थे, कुछ अन्य राजाओं के नाम भी आते हैं जिन्होंने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर की सहायता करने वाले अन्य राजा सहायता करने वाले अन्य शासक, देखिए कौन कौन से शासक हैं? संजय, कोफायत,
संजय कोफायत और अश्वजीत। संजय कोफायत और अश्वजीत, तो ये 5 नाम हैं। 2 याद रखने आपको, आम्भी और शशिगुप्त। आम्भी और शशिगुप्त मुख्य रूप से कौन था? आम्भी। तो ये सिकंदर का भारत पर अब आक्रमण होगा और एक युद्ध होगा झेलम वितस्ता हाइडेस्पीस का युद्ध। झेलम वितस्ता हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसमें पोरस को पराजित किया जाएगा। सिकंदर के द्वारा किसको पराजित कर दिया जाएगा? पोरस को। लेकिन पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे बार बार 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा 2-3 बार। केवल आपको डायरेक्ट ये नहीं कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और 323 में उसका देहांत हो गया, यहीं से क्लियर नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसे कंप्लीट पढ़ने का प्रयास कीजिए, अपने नॉलेज को विकसित कीजिए। केवल जो मेन फैक्ट हैं उनके भरोसे अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, वो आपकी गलतफहमी है। मूर्खता नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी गलतफहमी। आप कंप्लीट रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये पहली बार हम अध्ययन करते हैं, मानते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बार बार 2-4 बार रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम झेलम या वितस्ता युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। झेलम अथवा वितस्ता का जो युद्ध है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, झेलम वितस्ता कर्री अथवा हाइडेस्पीस का युद्ध। एक युद्ध है जिसके 4 नाम है। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, कर्री का युद्ध अथवा हाइडेस्पीस का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ। और जो राजा अभी हमने देखे थे, उन राजाओं ने किसका साथ दिया? सिकंदर का साथ दिया। तो मुख्य रूप से हम आम्भी का नाम लेंगे। आम्भी व अन्य राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया और इस युद्ध में पोरस पराजित हुआ। पोरस पराजित हुआ। पराजित होने के बाद पोरस को बंदी बनाया गया और पोरस को सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये जो पोरस है, पोरस को बंदी बनाया गया तथा सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो पोरस इस युद्ध में पराजित हो गया और इसे सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। सिकंदर ने पूछा, सिकंदर ने पोरस से पूछा, इन्होंने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इससे पूछा
बंदी बनाया गया और इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। और सिकंदर ने इनसे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो इन्होंने उत्तर दिया, यानी पोरस ने उत्तर दिया, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन्होंने निर्भीक होकर कहा कि जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के प्रति करता है, दूसरे राजा के साथ करता है, आप भी मेरे साथ वैसा व्यवहार कर लीजिए। तो इसके उत्तर से सिकंदर प्रभावित हुआ और सिकंदर ने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया। तो सिकंदर इससे प्रभावित होकर पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। उससे प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। झेलम, वितस्ता, कर्रिया, हाइडे स्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व पोरस के मध्य, और आम्भी व अन्य राजाओं ने सिकंदर का सहयोग किया, पोरस को बंदी बनाया। पोरस पराजित हो गया था, सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने उत्तर दिया, पोरस ने उत्तर दिया, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। इसके पश्चात सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। सिकंदर ने 2 नगर बसाए। एक तो निकैया नगर, इसे विजयनगर भी कहा जाता है। और नंबर 2 बऊकेफोला नगर, अपने घोड़े की स्मृति में, और ये झेलम नदी के तट पर है। तो सिकंदर के द्वारा 2 नगर बसा दिए गए। एक तो निकैया नगर, इसे विजयनगर भी कहा जाता है, और एक बऊकेफोला नगर, ये घोड़े की स्मृति में, और एक कहाँ स्थित है, झेलम नदी के तट पर। ये कहाँ स्थित है, झेलम नदी के तट पर। तो एक बार पुनः देख लीजिए, झेलम, वितस्ता, कर्रिया, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ। इसके पश्चात इसमें पोरस से पराजित हो जाता है। इसके पश्चात देखिए, रावी व व्यास नदी के मध्य कुछ गणराज्य थे, जिनका सिकंदर के साथ संघर्ष हुआ था। रावी और जो व्यास नदी है, इसके मध्य कुछ गणराज्य थे जिनका सिकंदर के साथ संघर्ष हुआ था। वो गणराज्य कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है सिवी, एक है मालव, एक है क्षुद्रक, और पाटल, अश्वक,
ये कुछ गणराज्य थे जिनका सिकंदर के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन आपको मेन युद्ध कौन सा याद रखना है, मेन युद्ध कौन सा याद रखना है आपको, झेलम, वितस्ता, कर्री अठवा, हाइडेस्पीज का युद्ध। तो ये सामान्य है और ये 2 नगर याद रखने हैं, निकैया नगर और बहुकेफला, ये विजयनगर विजय स्मृति में, और ये अपने घोड़े की स्मृति में कहाँ स्थित है, झेलम नदी के तट पर। रावी व व्यास नदी के मध्य कुछ गणराज्य थे, इनके साथ भी सिकंदर का संघर्ष हुआ था। तो इनके बारे में भी 2-4 लाइनें और बची हुई हैं, उसका भी अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये जो भी हमने जो गणराज्य लिखे हैं उनके साथ क्या क्या संघर्ष हुआ है, 2-4 लाइनें हैं, उनको भी आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मालव के साथ जो संघर्ष हुआ, मालव, यहां हुए संघर्ष में सिकंदर घायल हो गया था, ये याद रखना है आपको। यहां सिकंदर घायल हो गया था और सिकंदर ने यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों का कत्ल करवा दिया था। मालव के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें सिकंदर घायल हो गए थे और सिकंदर के आदेश पर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों का कत्ल कर दिया गया था। इसके पश्चात देखिए अश्वक, अश्वक, इसकी राजधानी थी मस्सग। इसकी राजधानी क्या थी, मस्सग। अश्वक की राजधानी क्या थी, मस्सग। तो यहाँ के संपूर्ण पुरुषों ने सिकंदर का विरोध किया था, सिकंदर का विरोध किया था। पुरुषों के साथ साथ या पुरुषों के अलावा यहाँ की स्त्रियां भी सिकंदर के विरुद्ध खड़ी हो गई। विरुद्ध लड़ी थी, या ये भी लिख सकते अपन। तो एक तो है मालव, यहाँ सिकंदर घायल हुआ, उसके पश्चात उनके आदेश पर पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों का कत्ल करवा दिया गया। अश्वक, अश्वक की राजधानी क्या थी, मस्सग। अशोक की राजधानी क्या थी, मस्सग। और यहाँ के संपूर्ण पुरुषों ने सिकंदर का विरोध किया। पुरुषों के अलावा यहाँ की स्त्रियां भी सिकंदर के विरुद्ध थी। आपको याद रखना है कहाँ की स्त्रियां भी सिकंदर के विरुद्ध थी, वो नाम क्या है, अश्वक, और उसकी राजधानी क्या थी, मस्सग। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, पाटल व्यास नदी के तट पर है, ये सिकंदर का अंतिम अभियान था। पाटल ये व्यास नदी के तट पर व्यास नदी के तट पर स्थित, और यह सिकंदर का अंतिम अभियान था। ध्यान रखना है, पाटल का अभियान सिकंदर का अंतिम अभियान है, क्योंकि सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, सिकंदर के सैनिकों ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, व्यास नदी। तो हम ये लाइन भी नोट करते हैं, सिकंदर के सैनिकों ने
सैनिकों ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा था। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। भारत में 19 महीने रहा था। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने रहा? 19 महीने। कुल कितने महीने रहा? 19 महीने। इसके पश्चात देखिए, इसका एक सेना नायक था जिसका नाम था कोनोस। कोनोस कोनोस सेना नायक के कहने पर, सेना नायक के कहने पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। भारत से वापस लौटने का निर्णय किस सेनानायक या किस सेनापति के कहने पर लिया था? कोनोस नामक सेनानायक या सेनापति के कहने पर इन्होंने भारत से वापस लौटने का निर्णय लिया। इसके पश्चात सिकंदर वापस सिंधु नदी के मुहाने पर आ गया। वापस सिंधु नदी के मुहाने आ गया, लेकिन वापस लौटने से पूर्व उन्होंने 12 वेदियां स्थापित की थी। वापस लौटने से पूर्व सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर यूनानी देवताओं की स्मृति में विजय प्रतीक के रूप में 12 वेदिकाएं स्थापित करवाई। ये भी याद रखना है। तो 12 वेदिकाएं कौन सी नदी के तट पर स्थापित करवाई सिकंदर के द्वारा? व्यास नदी के तट पर। इसके पश्चात इसकी सेना 2 मार्गों से भारत से वापस गई। दो मार्गों से भारत से वापस गई थी, जैसे निरियाकस के नेतृत्व में तो जल मार्ग से वापस गई, और क्रेटेरस के नेतृत्व में थल मार्ग से वापस गई। थल मार्ग से वापस गई और वापस जाते समय सिकंदर को एक तो मालव और एक शूद्रक, मालव व शूद्रक के संयुक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
मालव और शूद्रक के संयुक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, तो झेलम का युद्ध पढ़ लिया हमने, वितस्ता, झेलम, कर्री या हाइडेस्पीज का युद्ध का अध्ययन कर लिया। पोरस पराजित हो गया था, लेकिन पोरस को पुनः उसका राज्य दे दिया गया। मालव, यहाँ सिकंदर घायल हो गया था, सिकंदर ने यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों का कत्ल करवा दिया। अस्वक, इसकी राजधानी मस्सग थी, अस्वक की राजधानी मस्सग। यहाँ के संपूर्ण पुरुषों ने सिकंदर का विरोध किया और इसके पश्चात यहाँ की महिलाएं भी सिकंदर के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। याद रखना है, महिलाओं ने कहाँ विरोध किया? अस्वक, पाटल, ये व्यास नदी के तट पर स्थित था और ये सिकंदर का अंतिम अभियान था। सिकंदर का भारत पर ये अंतिम आक्रमण या अंतिम अभियान था। कौन सा अभियान? पाटल का अभियान। सिकंदर के सैनिकों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर के सैनिकों ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर भारत में कितने महीने रुका? 19 महीने। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने रुका था? 19 महीने। एक कोनोस सेनानायक या सेनापति था जिसके कहने पर सिकंदर ने भारत से वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर वापस सिंधु नदी के मुहाने आ गया, क्योंकि व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। वापस लौटने से पूर्व सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर यूनानी देवताओं की स्मृति में 12 वेदिकाएं स्थापित करवाई। अपने विजय प्रतीक के रूप में 12 वेदिकाएं स्थापित करवाई। इसकी जो सेना है वो 2 मार्गों से भारत वापस गई थी, निर्याकस के नेतृत्व में जल मार्ग से और क्रेटेरस के नेतृत्व में थल मार्ग से। वापस जाते समय भी सिकंदर को मालव और जो शूद्रक गणराज्य थे इनके संयुक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का देहांत हो गया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का देहांत हो गया था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक विद्वान है जिनका नाम है एरियन। विद्वान का नाम क्या है? एरियन। एरियन के अनुसार सिकंदर ने पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है उसे 6 भागों में विभक्त किया था और अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड किया गया, अलग अलग व्यक्तियों को क्षेत्र दिया गया था। इसके बारे में भी हमें जानना है। तो देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है एरियन। विद्वान का नाम क्या है? एरियन। एरियन के अनुसार सिकंदर ने पश्चिमोत्तर को छह भागों में विभक्त किया था। विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है? एरियन। एरियन के अनुसार इन्होंने पश्चिमोत्तर को कितने भागों में डिवाइड किया था? 6 भागों में। कुछ भाग मिलते हैं, देखिए, जैसे नंबर 1, कश्मीर का क्षेत्र। कश्मीर का क्षेत्र किसे दिया गया? अभिसार को दिया गया। कश्मीर का क्षेत्र किसे दिया गया? अभिसार को। इसके पश्चात सिंधु के उत्तर पश्चिम का हिस्सा, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का हिस्सा सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वो किसको दिया गया? फिलिप को दिया गया। सिंधु के उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वो किसे दिया गया? फिलिप को दिया गया। इसके पश्चात देखिए, सिंधु के दक्षिण का हिस्सा सिंधु के दक्षिण का हिस्सा किसे दिया गया? पिथौन। सिंधु के दक्षिण का हिस्सा पिथौन को दिया गया। नंबर 4, सिंधु व झेलम का हिस्सा
सिंधु व झेलम का हिस्सा या क्षेत्र किसे दिया गया? आम्बी को। और नंबर 5, झेलम व व्यास का क्षेत्र, और ये किसे दिया गया? आपके पोरस को। ये जो क्षेत्र था ये सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा प्रांत या सबसे बड़ा क्षेत्र। तो एरियन के अनुसार कश्मीर का क्षेत्र अभिसार को दिया गया। एरियन ही बताता है कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर को 6 भागों में विभक्त किया। कुछ जानकारी मिलती है, 5 भागों की जानकारी मिलती है। कश्मीर का क्षेत्र अभिसार को दिया। सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र हिस्सा है फिलिप को दिया गया। सिंधु के दक्षिण का हिस्सा पिथोन को। सिंधु व झेलम का हिस्सा आम्बी को। झेलम व व्यास का क्षेत्र जो सबसे बड़ा प्रांत या सबसे बड़ा क्षेत्र था एक इसको दिया गया, पोरस को दिया गया। तो सिकंदर के बारे में जानकारी है। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का देहांत हो गया। ईसा पूर्व में सिकंदर का देहांत, और कितने वर्ष की आयु में? 33 वर्ष की आयु में। तो सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने की योजना बनाई थी, केवल 33 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण की क्या प्रभाव पड़े। देखिए, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े उसको देख लीजिए। एक तो गांधार शैली का विकास हुआ। या गांधार शैली का उद्भव। ये गांधार शैली किससे संबंधित है? मूर्ति कला से। आगे हम चर्चा करेंगे। तो सिकंदर के आक्रमण का एक क्या प्रभाव पड़ा? गांधार शैली का भारत में उद्भव हुआ। नंबर 2, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, ईरानी आक्रमण में छत्र प्रणाली का विकास हुआ। छत्र प्रणाली का विकास हुआ, ये हम प्रभाव की बात कर रहे हैं। नंबर 3, भारतीय ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए हमने रोमक और पोलिस सिद्धांत यूनानियों से ग्रहण किए हैं। रोमक व पोलिस सिद्धांत यूनानियों से ग्रहण किए। ये पंच सिद्धांत आते हैं, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। रोमक, पोलिस, सूर्य, वशिष्ठ, ऐसे 5 सिद्धांत हैं, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो भारतीय ज्योतिष यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। और भारतीय ज्योतिष में जो रोमक और पोलिस सिद्धांत है, रोमक और पोलिस सिद्धांत है, वो कहाँ से ग्रहण किए गए? यूनानियों से ग्रहण किए गए। नंबर 4, भारतीय सेना में अश्व सेना को बढ़ावा मिला, क्योंकि पहले भारतीय सेना में मुख्य भूमिका किसकी होती थी? हाथियों की। तो हाथियों के स्थान पर अब भारतीय सेना में अश्व सेना को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार पंचमारक सिक्कों के स्थान पर
लेख वाले सिक्के प्रचलित हुए। पंचमारक सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के प्रचलित हुए और उलुग शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। नंबर 6, उलुग या उलुक, उलुग या उलुक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके पश्चात व्यापार में वृद्धि हुई और व्यापार आपका एक तो समुद्री मार्ग से और एक स्थल मार्ग से, यानी इसका एक प्रभाव पड़ा कि भारत और यूनान के आपस में व्यापार में वृद्धि हुई। इसके पश्चात जो रंगमंच होता है, रंगमंच पर जो यवनिका शब्द है, यवनिका शब्द यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। यवनिका शब्द प्रभाव का ही परिणाम है। यद्यपि जो यूनानी नाटक हैं वो दुखांत हैं और भारतीय नाटक सुखांत होते थे। ध्यान रखना है आपको, नोट। यूनानी नाटक दुखांत, इनका अंत दुख के आधार पर होता था और जो भारतीय नाटक हैं वो कैसे होते थे? सुखांत। यूनानी नाटक दुखांत और भारतीय नाटक कैसे होते थे? सुखांत होते थे। लेकिन यूनानियों ने चिकित्सा शास्त्र व वनस्पति शास्त्र में योगदान नहीं दिया, योगदान नहीं दिया। एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए, सिकंदर ने पश्चिमोत्तर को 6 भागों में विभक्त किया। इसका उल्लेख तो एरियन करता है। कुछ 5 भाग हमें मिलते हैं। कहाँ कहाँ किसको नियुक्त किया गया? कश्मीर का क्षेत्र किसे दिया गया? अभिसार को। सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का हिस्सा फिलिप को दिया गया। सिंधु के दक्षिण का हिस्सा पिथौन को दिया गया। सिंधु व झेलम का हिस्सा आम्बी को दिया गया। झेलम व व्यास का हिस्सा किसे मिला? पोरस को। ये सबसे बड़ा प्रांत था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में देहांत हो गया 33 वर्ष की आयु में। अब देखिए, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े, क्या प्रभाव हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार शैली का उद्भव, गांधार शैली का उद्भव। इस प्रकार ईरानी प्रभाव ने हमने बात की थी। शिलालेख, अभिलेख की जो परंपरा है, घंटाकार स्तंभ लेखों की आकृति है, वो प्रभाव देखे थे। उसी प्रकार हमें सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव याद करने हैं। तो एक तो गांधार शैली का उद्भव हुआ, मूर्तिकला आगे चर्चा करेंगे हम। क्षत्रप प्रणाली का विकास हो गया, क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत वहाँ हो गई थी, विकास हुआ। भारतीय ज्योतिष यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ, क्योंकि हमने रोमक और पोलिस जो सिद्धांत है वो यूनानियों से ग्रहण किए हैं। भारतीय सेना में हाथियों के स्थान पर अब कौन सी सेना को बल मिला? अश्वसेना को बल मिला। पंचमारक सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के चले। उलुग या उलुक शैली के सिक्कों का प्रचलन, याद रखना है आपको, उलुग या उलुक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। व्यापार में वृद्धि हुई, समुद्री मार्ग से स्थल मार्ग से। रंगमंच पर जो यवनिका शब्द का उपयोग किया जाता है वो यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। यद्यपि